एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और स्टार्ट करते हैं कोई सेशन। आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो तुम्हारा ट्यूसडे और थर्सडे का कोई सेशन होता है, जहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं बेटा, जो भी तुम्हारे सी एस आई यू जी सी नेट में होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो ये बच्चे जो भी क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको लिए बहुत बेटर रहता है। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं किया है आप नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्लासेस होती हैं आपकी ट्यूसडे टू थर्सडे होती हैं, जहाँ पे मैं आपको कोई सेशन कराती हूँ शाम को 4 बजे। अगर मैं नॉर्मली तुम्हें फ्री क्लासेस का यहाँ पे बताती हूँ, तो अगर यूट्यूब की चैनल की अगर बात करते हो, अकेडमी सी एस आई नेट वाले चैनल की बात करते हो, तो फिर 10 बजे जो होती है बेटा क्लास होती है, जहाँ पे आपको मैं गेट के जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट कराती हूँ, या फिर जो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है गेट से रिलेटेड, जो तुम्हारे जोलॉजी में पूछे जाते हैं, लाइफ साइंसेस की अगर मैं बात करती हूँ, बॉटनी में अगर पूछे जाते हैं, और तुम्हारे माइक्रोबायोलॉजी में अगर जो पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक जो है बेटा मैं यहाँ पे कंप्लीट कराती हूँ। तो जिन बच्चों ने भी ये ज्वाइन नहीं करी क्लासेस वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शाम को एक 4 बजे क्लास होती है, जहाँ पे एक रेगुलर टॉपिक बेटा कंप्लीट कराया जाता है। उसके साथ साथ आपके ट्यूसडे और थर्सडे क्या होता है, क्विज सेशन होता है, जहाँ पे मैं आपको क्विज कराती हूँ। उसके अलावा अगर आपको और भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारी जो फ्री क्लासेस है बेटा देखने को मिल सकती हैं। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे एक पढ़ने का जो इंटरेक्शन करने का एक तरीका है बहुत अलग होता है। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं करी है वो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है, पहली बात तो। उसके बाद आपकी जो फ्री वाली क्लासेस होती हैं बेटा, उन्हें स्पेशल क्लासेस बोला जाता है। ठीक है, स्पेशल क्लासेस बोला जाएगा। तो आपको क्या करना है, उन स्पेशल क्लासेस को देखना है, वॉच करना है, तो वहाँ पे होगा वॉच वीडियो। आप जैसे उस पर क्लिक करते हो, आपको क्या पूछा जाएगा, एक कोड पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से पता चला है आपको, या फिर वॉच वीडियो कैसे, आप तो कोई भी कोड अप्लाई कर सकते हो। तो आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, के यू एम 10 कोड अप्लाई करना है। जैसे आप कुमकुम 10 अप्लाई करोगे, आपको जो ये स्पेशल क्लासेस हैं, जो फ्री वाली क्लासेस होती हैं, उन्हें अनलॉक करना होता है। तो आपके कुमकुम 10 अप्लाई करते ही अनलॉक हो जाएंगे और आप उन फ्री क्लासेस को यहाँ पे देख पाएंगे। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करनी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। संडे को पे क्लास होगी मेरी, सुबह 10 बजे तुम्हारे साथ मेरी क्लास होने वाली है वहाँ पे, जहाँ पे मैं आपको यूनिट 9 का जो एनिमल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है बेटा, वो वहाँ पे कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है वो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और आपका यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी बच्चे को प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप प्लस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस क्लासेस का फायदा क्या होता है, आई थिंक जो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी आपके इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, आपको उन सब की क्लासेस प्लस पे मिल जाती हैं। तो आपको करना क्या है, एक सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे 6 मंथ्स का लो, चाहे 12 मंथ्स का ले लो, चाहे 24 मंथ्स का ले लो। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको कोड अप्लाई करना है कुमकुम 10, के यू एम 10 कोड अप्लाई करना है। और कुमकुम 10 कोड अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे 10% ऑफ मिल जाता है, 10% ऑफ मिल जाता है। उसके बाद जैसे आप उस पर्टिकुलर प्लस कोर्सेज पे आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो आपको सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस यहाँ पे मिलती हैं, सारे क्विजेस आपको मिल जाते हैं, सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, कोर्सेज और बैचेस। तो जितने भी कोर्सेज हैं, अगर मैं अपने कोर्स की बात करती हूँ, तो फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसके बाद में मैं आपकी सेकेंड यूनिट जो है बेटा जैन वाले मंथ में कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करनी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपका पूरा जो यूनिट होगा बेटा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और आपके बहुत सारे जो बैचेस हैं बेटा वो भी रिलीज होने वाले हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक रिलीज हो चुका है, और भी रिलीज होंगे। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करने हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो पढ़ाती है बेटा, ज्योति मैम हो गई, आरती मैम हो गई, खुशबू मैम हो गई, ये तीनों की तीनों आपको पढ़ाती हैं यहाँ पे। और ये जो बैच है बेटा, ये आपको 8 जनवरी से मिलेगा, जहाँ पे ये आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाली है। तो जिन बच्चों ने भी अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अभी से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन पूरे कोर्सेज के लिए आपको सिर्फ एक कोड अप्लाई करना है, कुमकुम 10, के यू एम 10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आपको सारी की सारी जो क्लासेस हैं, चाहे वो प्लस पे कोई भी क्लासेस है, चाहे कोर्सेज चल रहे हैं, बैच चल रहे हैं, क्विज हो रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, आपको सब यहाँ पे मिल जाता है। तो 25 दिसंबर के बाद में तुम्हारा प्राइस बहुत बढ़ने वाला है। तो जिन बच्चों ने भी अगर प्लस को लेना है तो आप पहले ही ले लें तो बेटर होगा, क्योंकि इससे तुम्हारा अमाउंट जो होगा वो उतना ही कम होगा, और 25 के बाद में तुम्हारा अमाउंट काफी हाइक पे जाने वाला है। तो जिन बच्चों ने भी अगर प्लस को ज्वाइन करना है तो वो अभी ज्वाइन कर लें।
अब बेनिफिट्स क्या होते हैं जब आप प्लस को ज्वाइन करते हो, तो आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं ना, सिंगल सब्सक्रिप्शन। एक सिंगल तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना है, कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, उसके बाद आपको सारे के सारे जो मल्टीपल कोर्सेज है वो आपको मिल जाएंगे। आपके डाउट सेशन यहाँ पे आपको मिलते हैं, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, प्रीवियस क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं, आपको क्विज कराए जाते हैं, होमवर्क क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये सारा बेनिफिट होता है जब आप प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हैं। तो टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ। बहुत सारे जो बैचेस हैं बेटा यहाँ पे आने वाले हैं, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम द टुडे ओनली। तो आपको क्या करना है, प्लस पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी आप सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि 6 मंथ्स का लेना है, जिसका अमाउंट अबाउट 9450 होता है। 12 मंथ्स अगर आपको लेना है तो अबाउट 11550 आपका होता है। अगर आपको 24 मंथ्स का प्लान लेना है तो अबाउट 16800 तुम्हारा यहाँ पे इसका अमाउंट होता है। आपको करना क्या है, एक रेफरल कोड यूज करना है। वो जो रेफरल कोड है बेटा कुमकुम 10 है, KUM 10 रेफरल कोड यूज करना है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अबाउट 11,550 आपको पे करना था, और 10% ऑफ के बाद में 10,395 आपको पे करना होता है। सिर्फ इतना अमाउंट जो है बेटा आपको पे करना होता है। तो कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। आपके पास गूगल पे है, पेटीएम है, पेपल है, ओला मनी है, आप कैसे भी कर सकते हो। और किसी भी नेट बैंक से अगर आपको नेट बैंकिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन भी है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर ईएमआई पे नहीं लिया जाता है, आपको सिर्फ ये इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। देखो 10,395 रुपीज आपका 1 साल का है। तो आपने क्रेडिट कार्ड अगर लिया है या फिर तुमने बजाज फिन वाला यूज किया है, उसके बाद क्या होता है, आपको अगर आप 1 साल की ईएमआई बनवाते हैं, 1 ईयर की ईएमआई बनवाते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको 10,395 का आपको करना है 12 से डिवाइड। ठीक है, तो जितने में तुम्हारे 866 रुपीज पर कुछ मंथ पड़ते हैं आपके, तो इतना कुछ पड़ेगा आपका। तो इतना अमाउंट आपको क्या करना है, वो पे करना होगा हर मंथ, हर मंथ आपको इतना पे करना होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका जो पूरा अमाउंट है बेटा यहाँ से पे हो जाता है। तो आपको हर मंथ आपको इतना अमाउंट कुछ पे करना होता है। तो आई डेंट रिमेम्बर द पूरा अमाउंट कितना है वो, लेकिन इतना कुछ 866 रुपीज अराउंड आपको पे करना होगा। तो जिन बच्चों ने भी अगर लेनी है कोर्सेज तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अनअकैडमी पे अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तो कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। हम्म अगर आपको बिल्कुल स्पेशल क्लासेस, सॉरी फ्री वाली क्लासेस लेनी है तो कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। लेकिन अगर प्लस वाली लेनी है तो कुमकुम 10 अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSIR UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। ये जब मैंने बच्चों को रिपेयर सिस्टम पढ़ाया था, मैंने उस टाइम पे तुम लोगों को ये समझाया भी था कि इसका क्या मतलब है। और मैं तुम्हें रिपेयर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करा चुकी हूँ। आई थिंक थर्ड पार्ट में तुम्हारा सारा कंप्लीट हो जाएगा जितना भी बचा हुआ है। तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस भी नहीं देखी तो क्लासेस भी जाके देख सकते हो। तो ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी। हाँ, 30 सेकंड है तुम लोगों के पास में। देखो, यहाँ पे दे रखा है यूवी इंड्यूस्ड डैमेज ऑफ द डीएनए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पिरिमिडिन डायमर्स आर रिपेयर्ड बाय द फोटोलाइज। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं फोटोलाइज एंजाइम की बात करती हूँ, ये फोटोलाइज एंजाइम की बात करती हूँ या इस पर्टिकुलर रिपेयर सिस्टम की बात करती हूँ, तो ये जो होता है बेटा डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम होता है। डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम होता है जहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारा जो थायमिडिन नॉर्मली प्रेजेंट था तुम्हारे डीएनए में, उसका फॉर्मेशन हो जाता है, थायमिडिन डाइमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी थायमिडिन डाइमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, इसको अगर रिपेयर करना है, इसके लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फोटोलाइज। ठीक है, इस फोटोलाइज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है और एक डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम का पार्ट है। और ये फोटोलाइज तभी एक्टिव होगी जब तुम्हारा काम क्या पड़ेगा, इस पे ब्लू लाइट पड़ेगा। जैसे ही ब्लू लाइट पड़ता है ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। और नॉर्मली अगर मैं फोटोलाइज की बात करती हूँ और या सिंपली इस डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम की बात करती हूँ, तो तुम्हारे प्रो कैरियर्स में भी देखने को मिलता है ये, और तुम्हारे यू कैरियर्स में भी देखने को मिलता है। तो दोनों कंडीशन में देखने को मिलता है। नॉर्मली ह्यूमंस में इतना ज्यादा प्रिविलेंट नहीं है, बट यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूकैरियोट्स में खाली ह्यूमंस नहीं आते हैं।
तो प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। तो अब देख लेते हैं क्या है ये। तो मैंने बेसिक तुम्हें इसका उसके आसपास की चीजें मैंने तुम्हें समझा दी हैं। देखो, P is a direct is a sorry P is a type of a direct repair system। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक तुम्हारा डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम का पार्ट है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ द ब्लू लाइट, तो फोटो लाइट जो करता है, अगर रिपेयरिंग कर रहा है तो वो तुम्हारे ब्लू लाइट की प्रेजेंस में रिपेयरिंग करता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी मच करेक्ट, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इन ऑल यूकैरियोट्स, नहीं बेटा मैंने तुम्हें बताया ह्यूमंस में इतना प्रिवलेंट नहीं है, तो इन ऑल यूकैरियोट्स में तो तुम नहीं बोल सकते हो, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ओनली इन द प्रोकैरियोट्स, अभी बता चुकी हूँ, यूकैरियोट्स में भी होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, तो ओनली की बात नहीं आएगी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ये दोनों गलत हो जाएंगे तो आंसर क्या होगा, ए विल बी राइट वन। तो ये चीजें याद रखनी है, बहुत बार ऐसी चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है। तुम्हें अगर प्रॉपर्ली आइडिया होगा उस पर्टिकुलर चीज का, तो तुम प्रॉपर्ली यहाँ पे कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन है, ट्राई करो, जैसे होगा मुझे बताना। 30 सेकंड है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ट्राई करना है, फिर मैं समझाऊंगी तुम लोगों को। टाइमर चल रहा है तुम्हारा, फटाफट से कोशिश करो, फिर मैं समझाऊंगी वरना। और कोशिश करा करो आंसर करने की। जब तुम आंसर करोगे ना, तुम्हारा आई थिंक बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जहाँ तुम गलत होगे तुम्हें पता चलेगा मैं कैसे गलत हुआ हूँ, जहाँ तुम सही होगे तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसे सही हुआ हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सही किया था, तो क्यों सही किया था। तो याद पर्टिकुलर चीजों से ना एक तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जो है ना, तुम्हारे माइंड में सेट हो जाती है। देखो, द ह्यूमन नेचर हिस्टोकॉम्पेटिबली कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली अगर हम हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, एमएससी की बात करते हैं, तो मैं एक बार इसके बारे में पूरा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। एमएससी जो होता है तुम्हारा, अगर तुम्हें कभी भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है, ठीक है, ब्लड का अगर ट्रांसफ्यूजन करना है, एक पर्टिकुलर तुम्हारे किसी भी पर्टिकुलर मैन से या फिर फीमेल में करना है, फीमेल से मैन में करना है, वो कुछ मैटर नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में करना है, तो तुम्हें चेक करना पड़ता है कि एमएससी अगर मैच कर रहे हैं तभी वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल होगा। नहीं तो वहां पे क्या होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वहां पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो एमएससी को मैच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और नॉर्मली क्या होता है कि ये एक जो तुम्हारा जो एमएससी है, अगर ये जब तुम्हारा डिप्लॉयड फॉर्म में आता है, तो जो एक हेप्लोटाइप होता है बेटा, एक फादर से आएगा, और एक हेप्लोटाइप जो होता है मदर से आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो दोनों तुम्हारी चीजें यहाँ से आती हैं, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, और तुम्हारे एमएससी का फॉर्मेशन यहाँ पे फिर देखने को मिलता है। अब ये जो होते हैं बेटा पॉलीजेनिक नेचर के होते हैं। पॉलीजेनिक नेचर के होते हैं, एंड दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिक नेचर के होते हैं। तो पॉलीमॉर्फिक के भी होंगे, पॉलीजेनिक नेचर के भी होंगे, तो जो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि पॉलीजेनिक भी इनका नेचर होता है, पॉलीमॉर्फिक वाला रीजन भी इनका देखने को मिलता है। तो आंसर जो होगा बी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, मैं खुद को हाइड कर रही हूँ वरना तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो वी डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो तुम्हारे पास इसके लिए 45 सेकेंड्स है, तो इसको ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं इसको समझाऊंगी। हाँ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। और ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। सिर्फ तुम्हें मैप डिस्टेंस बताना है, वो भी। अच्छा, ट्राई करो, फिर मैं इसको समझाऊंगी तुम लोग को। देखो, a genetic cross was made between a homozygous wild type males, जो तुम्हारा दे रखा है A positive, A positive, B positive, B positive, C positive, C positive, and the triple mutant females is small a, small a, small b, small c of the Drosophila melanogaster. Then the one female that is A positive, B, AB positive plus BC positive plus तुम्हारी C for back cross to the triple mutant females. Okay, which result in the following F2 progenies. अब तुम्हें बताना था, यहाँ पे बोला है कि the order of the genes as determined from the above data was found to be BAC. तुम्हें ऑर्डर दे रखा है बेटा, तुम्हें ऑर्डर निकालना भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हें ऑर्डर निकालना भी नहीं है।
द मैप डिस्टेंस बिटवीन द बी एंड सी इज, तो तुम्हें पूछा गया है कि मैप डिस्टेंस क्या होने वाला है बी और सी के बीच में। बहुत इजी क्वेश्चन था। तुम्हें पता है जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है बेटा, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है पेरेंटल कॉम्बिनेशन को। तो ये पीसी हो जाते हैं तुम्हारे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। जो सबसे छोटी वाली वैल्यूज होती है वो रिप्रेजेंट करती है डबल क्रॉसओवर को। अब मैंने तुम्हें बोला भी था कि एक चीज जरूर चेक कर लेना कि दोनों अपोजिट है कि नहीं है। अगर अपोजिट है तभी तुम्हारा डबल क्रॉसओवर होगा, तभी तुम्हारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे ए पॉजिटिव है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी पॉजिटिव है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी पॉजिटिव है, यहाँ पे सी है, तो मतलब बिल्कुल अपोजिट है, तो बिल्कुल सही है, ये तुम्हारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन होने वाला है। अब तुम देखो स्मॉल वाले डीसी वाला देखो, यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी पॉजिटिव है, यहाँ पे सी है तो सी पॉजिटिव है, तो ये भी बिल्कुल अपोजिट है, तो मतलब ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो चुका है, ये तुम्हारा डीसी हो चुका है। अब याद रखना है ये तुम्हारा डीसी पीसी हो चुका है। अब हम बात करते हैं SU1 और SU2 की। अब तुम्हें पता है कि 115 के पास में कौन सी वैल्यू आने वाली है, 99 वाली आने वाली है, और 64 61 आपस में पास में आने वाली है। तो हो सकता है SU तुम्हारा 1 ये वाला हो और SU सेकंड जो तुम्हारा ये वाला हो। अब तुम्हें नहीं पता, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो अगर 61 64 को चेक करते हो तो बिल्कुल अपोजिट चेक कर लेना, तो लास्ट वाला तो बिल्कुल सही होगा ही होगा। फिर एक पॉजिटिव का ए है, बी पॉजिटिव का बी है, सी पॉजिटिव का सी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट होना चाहिए, वो मैटर करेगा कि कौन आगे पीछे जा रहा है, वो मैटर नहीं करेगा। अब तुम्हें अगर मैप डिस्टेंस निकालना है बी और सी के बीच में, तो तुम्हें क्या करना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है SU1 जो तुम्हें दे रखा है, ठीक है SU1 जितना भी है उसको प्लस करना है, ठीक है। SU जो 2 है बेटा उसको प्लस करना है, अगर तुम डायरेक्टली करना चाहते हो तो, ठीक है। और दोनों की वैल्यू जो भी आएंगे उन्हें प्लस करना है। उसके बाद तुम्हारा ए जो बी ए सी वाला है, जो बी और सी के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो बी ए होगा वो रिप्रेजेंट करेगा SU1 को, और ए और सी जो रिप्रेजेंट करेगा SU2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब तुम्हें SU1 को निकालना कैसे होता है, SU1 को निकालने का फॉर्मूला है कि जो भी वैल्यूज तुम्हारे SU1 की दे रखी हैं, दोनों वैल्यूज को प्लस करना है। SU1 और SU2 वाली जो वैल्यूज है बेटा, इन दोनों को प्लस करना है। साथ में जो DCU की दोनों वैल्यूज है बेटा, उनको प्लस करना है, उनको प्लस करना है, और अपॉन में करना है टोटल, टोटल करना है, तुम्हारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे कितना है, 61 है प्लस 64 हो जाएगा, तो 61 प्लस 64 प्लस डीसीओ की दोनों वैल्यू कितनी है, 16 प्लस 17 है, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है बेटा, टोटल है तुम्हारा 1000, तो अपॉन 1000 कर देना है। तो ये करोगे तुम तो तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा 15.8 जो होगा तुम्हारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये SU1 आ चुका है। अब तुम्हें SU सेकंड भी ऐसे निकालना था अगर तुम SU सेकंड ऐसे निकालोगे तो कितना है, 115 तुम्हारे SU सेकंड की वैल्यू थी, प्लस 99 उसकी वैल्यू थी, प्लस 16 हो गया, प्लस 17 हो गया, अपॉन में करना है 1000। अगर अपॉन में 1000 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 24.7 विल बी योर राइट वन। तो अब तुम्हें क्या निकालना था, बी और ए के बीच की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 15.8 आ चुकी है, ए और सी के बीच की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 24.7 आ चुकी है, दोनों को प्लस कर दो, तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ जाएगी, जो कितनी होगी, 40.5 होगी, दोनों को प्लस कर देना है। तो इसकी वजह से जो आंसर आ जाएगा बी विल बी योर राइट वन, बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब याद रखना है कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो, क्योंकि ये तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, तो तुम्हें SU1 तुम्हें पता होना चाहिए कैसे निकालना होता है। तो दोनों जो वैल्यू दे रखी होती है उनकी, उसको प्लस करना है, DCU वाली की दोनों वैल्यू को प्लस करना है, अपॉन टोटल में कर देना है। SU सेकंड भी ऐसे ही निकलेगा, दोनों वैल्यूज की प्लस करनी है। उसके बाद में अगर बी ए सी की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को प्लस यहाँ पे कर देता है, बी ए प्लस ए सी की जो वैल्यू आएगी दोनों को प्लस कर देना है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, तुम्हारे पास 30 सेकंड्स है, फिर मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगी। देखो, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो मैं बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होने वाला है। Allosteric enzymes function through the reversible non-covalent binding of allosteric modulators or the effectors. तो बेसिकली क्या होता है, ये तुम्हारा एंजाइम हो गया बेटा, ठीक है, ये एंजाइम हो गया है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट हो चुकी है,
यहाँ पे क्या करता है, तुम्हारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है उस पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री नॉन कोवलेंट बाइंडिंग करेगा, शो करेगा साथ में एंजाइम के साथ में। अब क्या होता है, कोई भी ऐसा तुम्हारा मॉड्यूलेटर है, चाहे वो इनिबिटर है चाहे एक्टिवेटर है, अगर वो किसी अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करता है तो उसको बोला जाता है बेटा एलोस्टेरिक बाइंडिंग, इसको एलोस्टेरिक बाइंडिंग बोला जाता है। अब एलोस्टेरिक एंजाइम फंक्शन थ्रू द रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट। रिवर्सिबल का बेसिकली क्या है कि अगर तुम उसको रिमूव करना चाहते हो तो वो रिवर्सिबली वहां से रिमूव हो जाएगी। जैसे तुम्हारा नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम का इनिबिशन होता है, अनकॉम्पिटिटिव होता है तो वो एलोस्टेरिकली होता है, तो वो रिवर्सिबल का टाइप होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और नॉन कोवलेंट का टाइप होता है तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वहां पे कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं बनेगी। अगर कभी कोवलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, अगर कभी भी कोवलेंट बाइंडिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट मीन्स वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा कि उसको ब्रेक करना बेटा बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। मतलब यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन हमें इतनी एनर्जी यहाँ पे नहीं चाहिए होती अगर नॉन कोवलेंट की बात करते हैं। तो अगर कोवलेंट बॉन्डिंग कभी भी हो जाती है तो वो रिवर्सिबल ना होके बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। लेकिन हाँ, जहाँ पे नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होगी वहां पे रिवर्सिबल चीजें जो है हो सकती हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारा इनकरेक्ट नहीं है। नाउ, monoclonal antibodies that catalyze hydrolysis of the esters of the carbonates can be produced. तो बेसिकली अगर मोनोक्लोनल जब एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया जाता है तो वो तुम्हारी एक एंटीबॉडी बना सकते हो जो तुम्हारे एस्टर्स पे हाइड्रोलिसिस करवाएगी या फिर कार्बोनेट्स का करेगी, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंजाइम्स आर नॉट इनिबिटेड इरिवर्सिबली बाय द हेवी मेटल्स। तो देखो, अगर मैं एंजाइम्स की बात करती हूँ, इसका जो इनिबिशन होता है बेटा रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है, दोनों टाइप से हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा रिवर्सिबल नहीं होगा। रिवर्सिबल जो होता है तुम्हारा कॉम्पिटिटिव हो गया है बेटा, नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया है और अनकॉम्पिटिटिव हो गया है। जब हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी एच बाइंड कर रहा है या फिर ये चीजें अगर मेटल हैवी मेटल्स अगर बाइंड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इरिवर्सिबल नहीं कर पाएंगे, वो इरिवर्सिबली भी इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये वाला यहाँ से बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। Acid phosphatase hydrolyzed biological phosphate ester at the pH 5. तो बेसिकली एसिड फॉस्फेटेजेस हैं, अगर एसिड फॉस्फेटेजेस है मतलब पीएच उनको कम ही चाहिए, तो वो क्या करती हैं, तुम्हारे जो बायोलॉजिकल फॉस्फेट एस्टर्स होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस कराएंगी तुम्हारे पीएच 5 पे, जो बहुत कम होता है पीएच। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम्हारा जो आंसर होगा थर्ड विल बी राइट वन, क्योंकि ये तुम्हारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो थर्ड जो होगा बिल्कुल तुम्हारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स है, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी। तुम्हारा टाइमर लगा हुआ है, फटाफट से कोशिश करा करो, तुम लोग जितना जल्दी आंसर करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा ठीक रहेगा तुम लोगों के लिए। और रही 30 सेकेंड्स की बात, अगर तुम अच्छे से आंसर करोगे तो ये टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। अब वैसे कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हारा टाइमर यहाँ पे अटैच हो पाए तो टाइमर को अटैच करने की कोशिश करूंगी। तो इससे तुम लोग के लिए भी थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा कि तुम्हें आंसर करना है, आंसर करना है। तो देखो, a highly specific inhibitor that target the phosphorylation activity of the transcription factor second H is added to an in vitro transcription reaction. Which from the following step is most likely to be affected? तो बोला क्या है कि एक हाईली स्पेसिफिक इनिबिटर है, मतलब वो अपनी निशाने से चूकने वाला नहीं है। तो हाईली स्पेसिफिक इनिबिटर को अगर तुम टारगेट करते हो फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, तुम्हें भी पता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच जो होता है कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। यही आता है तुम्हारा फॉस्फोराइलेशन कराता है, तुम्हारे जो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन होता है जिसे हम सीटीडी बोलते हैं, जो टेल वाला रीजन होता है जहाँ पे तुम्हारे सीरियन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कराया जाता है और उसी की वजह से जो रिएक्शन है बेटा वो आगे बढ़ पाती है। तो ये तो बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो देखते हैं इसकी वजह से क्या अफेक्ट जो है वो होने वाला है। बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर सीक्वेंस। तो आरएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पे नॉर्मली इसका कोई अभी इतना बाइंडिंग का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो नॉर्मली आ चुकी होती है तो तुम्हें ओपन करना होता है, तो ये वाला तो यहाँ पे नहीं होगा। रिक्रूटमेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी तो बहुत पहले ही आ जाता है, तो उसका कोई भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगा।
ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बेटा नहीं, ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा, तुम्हारा प्रमोटर क्लियरेंस होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो प्रमोटर जो क्लियरेंस वाला प्रोसेस था ना वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रमोटर क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि देखो प्रमोटर क्लियरेंस का मतलब होता है कि अगर मैं बात करती हूँ कभी भी, देखो एक सेकेंड बस, प्रमोटर क्लियरेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है कि आरएनए पॉलीमरेज को बेसिकली ये करना था, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन कराना था आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। अब उसको आगे मूव करना है, तो यहाँ पे प्रमोटर क्लियरेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि तुम्हें प्रमोटर प्रॉपरली वहां से एक ट्रांसक्रिप्शन जो है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लियर हो पाए, वो आगे चल पाए। तो एक अबॉर्ट अबॉर्ट सीक्वेंस में यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो प्रमोटर क्लियरेंस में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एज का अगर फॉस्फोराइलेशन वाली एक्टिविटी को इनहिबिट किया जाएगा। तो ये चीज को याद में रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं समझाती हूँ। ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डाइवर्सिटी पैटर्न ऑफ द स्पीशीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो तुमसे पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है। भाई डाइवर्सिटी वाले पार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि तुम्हें ये वाला टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो। ये मैं आज तुम्हें टॉपिक आई थिंक करा चुकी हूँ, जो बहुत पुरानी वाली क्लासेस उसमें कराया था। तो आई थिंक फाइलोजेनेटिक नाम से मैंने कुछ इसमें कराया था, एक बार देख लेना क्लासेस अगर देखनी है तो। देखो, अल्फा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी विद इन अ सिंगल कम्युनिटी। तो ये बिल्कुल सही है। अगर मैं सिंगल कम्युनिटी की बात करती हूँ, छोटे से एरिया की बात करती हूँ जहाँ पे एक सिंगल कम्युनिटी रहती है, एक छोटी सी कम्युनिटी रहती है, तो वहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब क्या होगा, बीटा डाइवर्सिटी थोड़ा और बड़ा वाला फॉर्म हो जाता है। बीटा डाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन द स्पीसीज कॉम्पोजिशन फ्रॉम वन कम्युनिटी टू द और हैबिटेट टू अनदर। तो मैंने माना क्या होता है, देखो अल्फा डाइवर्सिटी एक कम्युनिटी हो गया, ये तुम्हारा अल्फा डाइवर्सिटी हो गया। जब दो कम्युनिटी के बीच वाली बात आएगी, दो कम्युनिटी के बीच वाली बात आएगी या फिर थोड़ा ज्यादा उसमें आएगी, जैसे माना कि यहाँ पे तुम्हारी एक और कम्युनिटी है, ए हो गया है, बी हो गया है, तो ये क्या होगा, तुम्हारा जब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज की बात आती है तो हम बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। जब हम देखते हैं कि अच्छा स्पीशीज का कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में, उस पर्टिकुलर हैबिटेट से दूसरी पर्टिकुलर हैबिटेट पे, तो उसको बीटा डाइवर्सिटी बोला जाता है, थोड़े बड़े लेवल पे बोला जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं है ये वाला। अब गामा डाइवर्सिटी की मैं बात करती हूँ, एक रीजनल डाइवर्सिटी होता है, एक पर्टिकुलर रीजन का डाइवर्सिटी होगा, फाउंड अमंग द रेंज ऑफ द कम्युनिटीज हैबिटेट इन द जियोग्राफिकल रीजन। अब गामा डाइवर्सिटी क्या होगा, एक और बड़ा वाला फॉर्म हो जाएगा कि एक पूरा रीजन है बेटा, पूरा रीजन है और तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटी बेटा देखने को मिलती है, तो तुम्हें पता चलता है कि अच्छा ये है तुम्हारा गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी विद इन द सिंगल कम्युनिटी होगा, बीटा डाइवर्सिटी थोड़ा दो तीन कम्युनिटी के बीच में होगा, और गामा डाइवर्सिटी जो होता है एक जोग्राफिकल रेंज में, एक रीजनल डाइवर्सिटी में देखना चाहता है, जहाँ पे बहुत सारी रेंज जो है कम्युनिटीज की देखी जाएंगी। तो gamma diversity is a regional diversity found among the range of the communities habitats in a geographical region. This is very much correct, बिल्कुल सही है बेटा, इस पे बिल्कुल सही है, इसको ध्यान में रखना है। अल्फा डाइवर्सिटी इज द रीजनल डाइवर्सिटी, नो बेटा, ये सिंगल कम्युनिटी के बीच में मिलता है, कभी रीजनल डाइवर्सिटी पे नहीं मिलेगा, छोटी वाली फॉर्म में, बड़ी वाली फॉर्म नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा थर्ड विल बी राइट आंसर, क्योंकि ये तुम्हारा बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद को हाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे हर क्वेश्चन में लग रहा है कि तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं हाइड कर लेती हूँ, फिर दिखता है कि हाँ प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाऊंगी। और इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट है, तो ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो,
गिवन बिलो इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड। एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई नीड टू चेक समथिंग। ओके, नो प्रॉब्लम विच इज गोइंग। ओके, देखो, गिवन बिलो इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड, जहाँ पे तुम्हारा प्रोड्यूसर दे रखा है बेटा, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर दे रखा है, सेकेंडरी कंज्यूमर दे रखा है, टर्शरी कंज्यूमर दे रखा है। तो बेसिकली अगर तुम इस पिरामिड को देखो बेटा, इन्वर्टेड पिरामिड है। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड है, तो चलो इसे पता करना होगा कौन सा हो सकता है ये। Now, pyramid of the biomass of a grassland and the pyramid of number of tropical forest ecosystem। तो जब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ग्रासलैंड, जब ग्रासलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे कभी भी तुम्हारा बायोमास का इन्वर्टेड नहीं आने वाला है। तो अगर हम बायोमास में अगर हम बात कर रहे होते हैं पॉन्ड वगैरह की, तो वहां पे तुम्हारा इन्वर्टेड देखने को मिल सकता था, लेकिन तुम्हारा बायोमास वाला नहीं देखने को मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नाउ, pyramid of energy of grassland and the pyramid of the biomass of an open ocean system। तो बेसिकली बेटा कभी भी एनर्जी का जो सिस्टम होता है, जो पिरामिड होता है, कभी भी तुम्हारा इन्वर्टेड नहीं होता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी वाला जो होगा 10% का लॉ ही फॉलो करेगा, तो तुम्हारा एनर्जी वाला कभी भी उल्टा नहीं होगा, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसीलिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम, हाँ, नंबर नहीं बेटा, नंबर नहीं, याद रखना है बायोमास पे इफेक्ट करता है, कभी भी नंबर पे नहीं करेगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नंबर जो होता है तुम्हारा पैरासिटिक वाला होता है, कभी भी नंबर पॉन्ड का नहीं होगा, वो बायोमास होगा, बायोमास होगा। इसलिए ये वाली चीज जो होगी यहाँ से गलत हो जाएगी, प्रॉपरली गलत हो जाएगी। अगर तुम देखोगे पिरामिड ऑफ अ नंबर ऑफ द पैरासिटिक फूड चेन, दिस इज वेरी मच करेक्ट। तो हमारा जो पैरासिटिक फूड चेन होता है और जिसका नंबर की मैं बात करती हूँ, तो जैसे माइक्रोब्स हो गए बेटा, वो ज्यादा होंगे। ठीक है, माइक्रोब ज्यादा होंगे। उसके बाद में जो तुम्हारे इसको खाने वाले हैं, या स्नेक्स हो गए हैं, या फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर बेसिकली स्नेक्स स्नेक्स हो गए हैं, तुम्हारे हॉक्स हो गए हैं, ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो लेकिन माइक्रोब जो होंगे बेटा ज्यादा होने वाले हैं। तो ये जो हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं, तो पैरासिटिक फूड चेन में ये बिल्कुल इन्वर्टेड आता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पिरामिड ऑफ द बायोमास, अगर मैं बायोमास की बात करूंगी तब कौन इकोसिस्टम में वो इन्वर्टेड आता है। तो याद रखना है इन्वर्टेड कब कब बनता है। इन्वर्टेड अगर मैं बात करूंगी, इन्वर्टेड जो बनता है जब हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं, अगर नंबर की बात होगी तो पैरासिटिक फूड चेन में आएगा वो चीज, पैरासिटिक, ठीक है, फूड चेन में आएगा ये वाली चीज। अगर मैं बात करती हूँ बायोमास की, बायोमास की अगर बात होगी तब तुम्हारा पॉन्ड इकोसिस्टम में जो है ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज याद में रखनी है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट विल बी योर राइट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से जो फर्स्ट होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। हाँ, तुम्हारे पास 40 सेकेंड्स है, ट्राई करो फटाफट से। और होमोलॉगस स्ट्रक्चर वगैरह पता होना चाहिए, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, अगर पता होगा तो फिर आई थिंक चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारे दिमाग में। देखो, which one of the following character statement is not true about the homologous characters। तो पहले समझाती थी homologous character होते क्या हैं, और आंसर पे मत जाया करो, तुम खुद से सोचा करो आंसर क्या हो सकता है, वो सही है कि नहीं है। देखो, होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है, होमोलॉगस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक कॉमन एंसेस्टर से डिराइव्ड हुए हों। ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर से डिराइव्ड हुए हो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन वो तुम्हें पता है कॉमन डिसेंट तो उनका था वहां पे। ठीक है, तो ये जो होता है होमोलॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, जो तुम्हारा डाइवर्जेंट वाला जो इवोल्यूशन है बेटा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर मैं एनालॉगस की बात करती हूँ, एनालॉगस की बात करती हूँ, तो वो क्या होता है, तुम्हारा सेम जगह से अराइज तो नहीं होते हैं, लेकिन वो फंक्शन की वजह से, फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर की वजह से बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो होता है बेटा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे, सिमिलर ट्रेट्स में बी नॉट होमोलॉगस, तो सिमिलर ट्रेट्स में नॉट बी होमोलॉगस। देखो, मे वाला आ जाता है ना, जहाँ पे मे वाली कंडीशन आ जाती है, 80 to 90% ये वाला क्वेश्चन जो होता है बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रखी है। और पॉसिबिलिटी हमेशा जो, अगर मैं साइंस की बात करती हूँ तो हमेशा नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% वो चीज सही होती है। तो अगर मैं उस चीज को लेके चलती हूँ, मे नॉट बहुत प्यार से बोला है कि मे नॉट भी होमोलॉगस, हाँ तो ये बिल्कुल सही है कि हो सकता है सिमिलर ट्रेट है लेकिन वो होमोलॉगस ना हो।
वो तुम्हारा एनालॉगस भी स्ट्रक्चर हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। सिमिलर ट्रेड्स मे बी रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या करता है, तुम्हारे सिमिलर ट्रेड्स को दिखाएगा कि हाँ ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, और हमें लगेगा कि वो होमोलोगस है, लेकिन वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से भी बिलोंग कर सकते हैं, तो ये भी तुम्हारा पॉसिबिलिटी है। ए भी दे रखा है तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये चीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, तो इस चीज को याद रखना है अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए। अ होमोलोगस ट्रेट दैट इज derived एंड शेयर्ड फ्रॉम अ कॉमन सिस्टर इज नोन एज एन ऑटोएपोमॉर्फी। नहीं बेटा, देखो होमोलोगस ट्रेट जो होता है ये एक तो पहली बात है ये सिमिलर कैरेक्टर से डिराइव होता है। तो homologous trait that is derived and shared from the common ancestor is called autoepimorphy। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आता है दूसरे वाले में नहीं आता है, तो ये ऑटोएपोमॉर्फी में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। Homologous characters may show a structural similarity but functional diversity. This is very much true. क्योंकि अगर हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, दे कैन शो द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, मतलब फिनोटिपिकली वी कैन लुक देम एंड दे लुक माइट बी सिमिलर ना, दे माइट बी सिमिलर, लेकिन अगर फंक्शनल डाइवर्सिटी की बात कर सकती हूँ तो ये तुम्हारा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाय द टाइम और बाय द एनवायरमेंटल प्रेशर हो सकता है फंक्शनल डाइवर्सिटी उनमें देखने को मिली हो, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो फोर्थ भी सही हो जाएगा। जो नॉट ट्रू होगा वो थर्ड विल बी राइट वन, तो थर्ड जो का बिल्कुल गलत होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। एक सेकेंड। तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स हैं, ट्राई करना है, फिर मैं समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट येक इज फॉल्स, तो कौन सा येक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में कौन सा गलत है, यहाँ पे फॉल्स कौन सा है। तुम्हें पता है येक जो एक प्लाज्मिड की तरह काम करता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर तुम्हें किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है या फिर उसका ट्रांसफर कराना है इनटू एनी बैक्टीरिया, देन यू कैन ट्रांसपोर्ट अ डीएनए फ्रेगमेंट्स मोर देन 1 MB साइज, 1 MB साइज का भी तुम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये कैन कैरी अ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ 1 MB, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, दिस इज वेरी मच करेक्ट। अ सिंगल ईस्ट में कंटेन मोर देन 1 एग, सो बेसिकली व्हाट हैपन इज, तो अगर ईस्ट पूरा है तो दे कंटेन मोर देन 1 एग, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग प्रेजेंट होगा, दे कैन कैरी मोर देन 1 एग, तो ये बहुत सिमिलर सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, तो तुम्हें पता होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ जो एग होता है, जो इसमें रीअरेंजमेंट है या फिर कॉम्बिनेशन है, इज वेरी मच इज नॉट पुअर, बहुत ज्यादा डेवलप होता है, इट इज काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट इज फाउंड इन द येक स्पीशीज। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ईस्ट की बात करती हूँ, ईस्ट स्पीशीज की बात करती हूँ, तो वहां पे जो येक है, देखो ईस्ट आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम होता है वो तुम्हारा एक तो, जैसे तुम्हारा ईस्ट हो गया तो उसमें बहुत सारे येक देखने को मिलते हैं, ये 1 MB का ट्रांसपोर्ट तो कर सकता है, उसके साथ साथ क्या होता है, इसका रिकॉम्बिनेशन जो एक्टिविटी है बेटा, रिकॉम्बिनेशन जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा डेवलप है, बहुत ज्यादा डेवलप है। वाई? बिकॉज देखो एक तो बहुत बड़ा साइज होता है इसका, अगर रिकॉम्बिनेशन प्रॉपर्ली डेवलप होगा तो वहां पे प्रॉपर्ली वो इंसर्ट हो पाएगा तुम्हारा, और इंसर्ट होने के बाद में जीन एक्सप्रेशन जो है, जीन का वहां पे जो जीन का ट्रांसपोर्ट है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे हो पाता है, तो पुअर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है, तो पुअर तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। Egg have to be transferred to the bacteria for the subsequent DNA manipulation. So that is why we are using it like a plasmid. क्यों? क्योंकि हमें एक subsequent DNA को मैनिपुलेट करवाना था, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां पे ट्रांसफर करना था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो थर्ड वाला जो होगा बिल्कुल गलत होने वाला है, तो थर्ड वाला जो होगा तुम्हारा फॉल्स होने वाला है। तो अभी तुम्हारी क्लास ओवर नहीं हुई है, तो अगर जिन बच्चों ने भी प्लस क्लासेस को ज्वाइन करना है, दे कैन सब्सक्राइब द चैनल, और आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब जो भी है तुम्हारा यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ अगर आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है जो अनअकैडमी पे है, आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सबके अलग अलग टीचर्स के अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे, you can take one subscription and in which you will get all the classes, चाहे वो क्विजेस हैं, चाहे मॉक टेस्ट हैं, चाहे जितने भी टीचर्स हैं आपके, जिनके भी कोर्सेज चल रहे हैं, आपको वो मिल जाएंगे, आपको बैचेस मिल जाएंगे, इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो जिन बच्चों ने भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना है वो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे ले सकते हैं।
एक तुम्हारा बैच रिलीज हो चुका है जो तुम्हारे ज्योति मैम का है, आरती मैम का है, खुशबू मैम का है। सो आप ये बैच को यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों ने भी अगर इस बैच को ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन इट एंड दे कैन अप्लाई कुमकुम 10 KUM 10 टू गेट 10% ऑफ। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ आपको जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं आपको सबके कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आपको प्लस कोर्सेज यहाँ पे ज्वाइन करने हैं यू कैन टेक दीज कोर्सेज 25 दिसंबर से पहले बिकॉज उसके बाद तुम्हारा प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो जिन बच्चों ने भी अगर एनरोल करना है वो अभी एनरोल कर सकते हैं। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करती हूँ इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन यू विल गेट मल्टीपल कोर्सेज वेदर इट इज बैचेस और कोर्सेज और क्विजेस यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद डाउट सेशन भी आपको मिल जाते हैं, नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में डायरेक्टली इंटरेक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। प्रीवियस क्वेश्चंस हो गया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए, तुम्हारे क्विज हो गया, होमवर्क क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे आपके कराए जाते हैं। तो आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिन बच्चों ने भी कोर्सेज लेने हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो फिर मैं समझाती हूँ। 30 सेकेंड है तुम्हारे पास। देखो, which one of the following microscopes would you use to visualize a protein fused to an appropriate reporter in a living cell? तो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ लिविंग सेल की, तो जो माइक्रोस्कोप यूज होता है वो फास्ट कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, वुड यू यूज टू विजुलाइज अ प्रोटीन फ्यूज्ड टू एन अप्रोप्रिएट रिपोर्टर। तो ये जो होता है अप्रोप्रिएट रिपोर्टर की बात करी गई है, प्रोटीन को फ्यूज किया गया है, विजुलाइज की बात की गई है। तो ये जो होगा तुम्हारा फास्ट कॉन्ट्रास्ट से अब बिलोंग नहीं करेगा। अगर हम खाली लिविंग सेल की बात करते तब सीधा का सीधा आंसर तुम्हारा फास्ट कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होने वाला था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो बेसिकली इस माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरफेरेंस है बेसिकली तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा तुम्हारी क्लैरिटी वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये जो चीजें हैं वहां पे एक इंटरफेरेंस क्रिएट कर देती हैं। तो वो जो माइक्रोस्कोपी वहां पे यूज की जाती है, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है। तो यहाँ पे तो वो चीज नहीं होगी क्योंकि तुमने एक रिपोर्टर मॉलिक्यूल को यहाँ पे डाला है और तुमने विजुलाइज करना है। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है तुम्हारा 3D एक पूरा स्ट्रक्चर को देखेगा, वहां पे स्कैन करेगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे कभी भी सेक्शनिंग नहीं की जाती है तुम्हारे टिश्यूज की, तो ये भी ध्यान में रखना है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जो है उसके लिए ये यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन को बेसिकली अगर विजुलाइज करना है तो हम एक अप्रोप्रिएट रिपोर्टर डालते हैं इन लिविंग सेल एंड वी कैन फाइंड इट आउट कि हाँ वहाँ पे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जो इसके लिए जो चीजें यूज हो सकती हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट विल बी राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आई थिंक मैं तुम्हें 1 मिनट दूंगी, उसके बाद आप ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी। आई होप दिख रहा होगा, नहीं तो मैं खुद को हाइड कर लेती हूँ। चलो दिख ही रहा होगा। चलो ट्राई करो। देखो, out of the statement mentioned below, L-threonine and the L-allothreonine interact identically with the plane polarized light. तो क्या ये पॉसिबल है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि L-threonine है, L-allothreonine है और इंटरेक्ट करेंगी आइडेंटिकली विद द प्लेन पोलराइज्ड लाइट? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीज थी। आइडेंटिकली हो गया, बहुत एक्सट्रीम चीज है। और आइडेंटिकली 80 to 90% ऐसे ऑप्शन जो होते हैं बिल्कुल गलत होते हैं। वेंडर वॉल इंटरेक्शंस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, बेटा नहीं बेटा, आर ऑलवेज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये वाला इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये इतना एक्सट्रीम वर्ड है कि 80 to 90% ऐसे ऑप्शन गलत होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होने वाला है ना। पॉलीप्रोलीन पॉलीप्रोलीन जो होता है प्रो सेकंड जो हेलिक्स इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
तो बेसिकली अगर पॉलीप्रोलिन सेकंड हेलिक्स की बात करती हूँ तो नॉर्मली वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहाँ पे नहीं होंगे और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो गए वहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। तो ये वाली चीज यहाँ पे मतलब बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये मतलब गलत इन द सेंस इज नॉट नहीं, हाँ बिल्कुल सही है वाली चीज। The folding of the protein is associated with an overall positive change in the free energy beta। अगर फोल्डिंग हो रहा है प्रॉपर्टी का, अगर प्रोटीन्स का फोल्डिंग हो रहा है तो दैट मीन्स उसका एंट्रोपी जो है, रैंडमनेस जो है बेटा, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और फ्री एनर्जी कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा और ओवरऑल पॉजिटिव चेंज नहीं बेटा, पॉजिटिव चेंज नहीं देखने को मिलता है। तो ये वाला तो यहाँ से बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी वहां पे देखने को नहीं मिलता है। Lysine acetylation on the histone is associated with the loosening of the histone complex from the DNA। So this is very much correct। तो I think ये पता होना चाहिए तुमको कि जब हम हिस्टोन्स की बात करते हैं, ये तुम्हारा H3 वाला हो गया जहाँ पे लाइसिन प्रेजेंट होगा, क्योंकि तुम्हारा H3 क्या होता है, H3 होता है तुम्हारा हिस्टोन, और हिस्टोन क्या है बेटा, प्रोटीन है। और प्रोटीन में क्या होता है, आर्जिनिन और लाइसिन जो रेसिड्यूज होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो आर्जिनिन जो देखने को मिलता है, लाइसिन जो देखने को मिलता है, अगर वहां पे एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होता है, एसिटाइलेशन अगर होता है, तो एसिटाइलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिप्रेजेंट करता है लूजनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारा जो डीएनए कॉम्प्लेक्स होगा बेटा वो लूज हो जाएगा, एंड लूज होने के बाद में इट विल अलाउ द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन टू बी ऑन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा तुम्हारा ऑन हो जाएगा, और इसी वजह से ऑन होता है क्योंकि वहां पे लूजनिंग हो जाती है। अगर मिथाइलेशन हो जाता है अगर डिफरेंट डिफरेंट रेसिड्यूज पे, तो वहां पे तुम्हारा कंडेंस्ड भी हो जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ भी हो सकता है। लेकिन एसिटाइलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा, लूजनिंग करेगा, एंड इट कॉज ट्रांसक्रिप्शन टू बी ऑन। सो जो ये वाला होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ई विल बी राइट वन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट वन, तो सी और ई विल बी राइट वन। तो इस चीज को याद में रखना है अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वेंडरवॉल जो फोर्सेस है कभी भी ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑलवेज तो यहाँ पे नहीं काम करेगा, तो ये वाला गलत होगा। तो थर्ड विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खुद को हाइड कर रही हूँ शायद तुम्हें क्वेश्चन ना दिखे फिर। और ट्राई करो, आई थिंक एक चीज तो अगर तुम्हें पता होगी तो उसके बेसिस पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, measure the chemical agent that interfere in oxidative phosphorylation process with their respective mode of action। So basically we're talking about these inhibitors and the electron transport chains where it will gonna act। तो देखो ओलिगोमाइसिन जो होता है, तो मैंने बताया था अगर मैं एफ नॉट पंप की बात करती हूँ तो ओ जो रिप्रेजेंट करता है ओलिगोमाइसिन इनहिबिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो वैसे याद रखो। तो ओलिगोमाइसिन क्या करेगा, इनहिबिट करता है तुम्हारे एफ नॉट कंपोनेंट ऑफ एटीपी सिंथेज। तो बेसिकली जो तुम्हारे एफ नॉट एफ वन जो एटीपी तुम्हारी एक पंप होता है जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस का जो एटीपी जो है फॉर्मेशन वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। तो अगर वहाँ पे ओलिगोमाइसिन होगा तो वो इनहिबिट हो जाएगा कंपोनेंट, और एटीपी का सिंथेसिस जो होगा प्रॉपर्ली वहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। अगर बी का फर्स्ट हो जाएगा तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन भी गया बेटा, ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया। तुम्हारा एक ही ऐसा ऑप्शन था जहाँ पे बी का फर्स्ट दे रखा था, तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा सेकंड विल बी योर राइट वन। तो जो सेकंड हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर मैं एंटीमाइसिन ए की बात करती हूँ याद में रखना है इस चीज को, अगर एंटीमाइसिन ए की बात करती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिप्रेजेंट जो इनिबिट करता है तुम्हारे किसको करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 को करता है, कॉम्प्लेक्स 3 को करता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये क्या करेगा, तो तुम्हें पता होगा अगर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1, सो इट विल गेट ट्रांसफर टू द साइटोक्रोम तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फोर्थ वाला पार्ट। तो जो एंटीमाइसिन ए होता है वो उस चीज को इनहिबिट कर देता है, इट ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द साइटोक्रोम बी टू CT1। तो बी से तुम्हारा C1 पे नहीं जाने देगा, तो इस पर्टिकुलर पार्ट पे तुम्हारा इनहिबिट करेगा तुम्हारा एंटीमाइसिन, वेरी इंपॉर्टेंट। वेलिनोमाइसिन जो होता है या फिर रोटिनॉन, आई थिंक रोटिनॉन सबको पता होगा कि तुम्हारा पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है बेटा वहां पे ये इनहिबिटर की तरह काम करता है। जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है वहां पे इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो ये वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है तुम्हारा, तो डी वाला तो आई थिंक याद रहना चाहिए तुम लोगों को। तो रोटिनॉन जो करता है बेटा वो करता है प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द एफईएस क्लस्टर टू द यूबिक्विनोन। तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अगर चेन की बात करते हैं ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 1 हो गया है, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 2 हो गया है, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 3 हो चुका है, ये तुम्हारा फोर्थ हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा एनएडी जो होता है, एनएडीएच जो होता है बेटा एनएडी पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है,
कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, यहाँ पे एफईएस में जाता है, उसके बाद यूबिक्विनोन में जाता है। तो ये जो तुम्हारा रूटिनोन है बेटा, इस पर्टिकुलर पार्ट पे यहाँ पे इनहिबिट करता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे इनहिबिट करेगा, तो याद में रखना है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे जो होता है वो इसको इनहिबिट कर देता है। तो ये आर का हो जाएगा तुम्हारा थर्ड, सॉरी डी का हो जाएगा थर्ड। अब देखो वेलिनोमाइसिन जो होता है, ये जो वेलिनोमाइसिन है ये क्या करता है, तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिसरप्ट कर देता है। तो बेसिकली जो तुम्हारा प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है, एक पोटेंशियल का क्रिएट होता है, एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो बनता है उसको डिसरप्ट करता है। तो ये काम जो होता है वेलिनोमाइसिन का होता है। तो इस चीज को भी याद रखना है। तो जो आंसर हो जाएगा सेकंड विल बी राइट वन। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं। ओलिगोमाइसिन याद रखना है और वेलिनोमाइसिन, डेट्रोरोटेनॉन, ये सारे के सारे तुम्हें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, और इसके लिए तुम्हारे पास है 35 सेकेंड्स आई थिंक, या 40 सेकेंड्स है। फिर ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी। देखो, from the following statement, enzyme enhances the reaction rate by the two factor 2 and 2 to 10. नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इस पर्टिकुलर फैक्टर से ही इनहेंस करेगा। तो बेसिकली एंजाइम क्या करता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय द फैक्टर 2 और 10 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती है, डिपेंड करेगा कि कौन सी एंजाइम का कितना टर्नओवर नंबर है। तो इस टोटली डिपेंड ऑन द टर्नओवर नंबर, तुम्हारा कोई भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये वाली चीज जो होती है बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाना है। नाउ, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज लोअर्ड बाय द एंजाइम। तो मैं एक बार तुम्हें एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ क्या होता है। देखो, जब हम एंजाइम वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर एंजाइम हम नहीं डालते हैं, अगर हम एंजाइम नहीं डालते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन में, क्या होगा तुम्हारा, इतना पर्टिकुलर जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा वो तुम्हारा लगता है, इतना एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा। लेकिन अगर तुम एंजाइम को डालते हो, एंजाइम को अगर डालते हो तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा इतना सा एनर्जी निकलता है, इतना एक्टिवेशन एनर्जी जो है यूज करना पड़ता है तुम लोग को। तो वो क्या करते हैं एंजाइम, बेसिकली लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद इट विल इंक्रीज द टर्न ओवर नंबर ऑफ द एंजाइम, टर्नओवर नंबर ऑफ द सब्सटेंट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज कर देती है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है। तो ये तो तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। द इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक एंड आयनिक। तो ये याद में रखना है, जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड्स की बात करते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं बेटा तुम्हारे नॉन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। नॉन कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वी डोंट रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड। तो अगर नॉन कोवलेंट बॉन्ड है तो तो तुम्हारा काफी इजी होता है तोड़ना, और इंटरेक्शन जो होता है एंजाइम और सब्सट्रेट के बीच में एक नॉन कोवलेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी करना है ना बेटा। अगर वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है और अगर एंजाइम सब्सट्रेट के साथ ही बाइंड होता हुआ रह गया, तो आगे प्रोडक्ट कौन बनाएगा? प्रोडक्ट तो उन दोनों को मिलकर बनाना था। एंजाइम को क्या करना था, कैटालिटिक प्रॉपर्टी प्ले करनी होती है। जो सबस्ट्रेट के पास में जो तुम्हारे उसके साथ बाइंड करने आया है, उसके पास जो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ के उसको प्रोडक्ट का बनाना होता है। तो क्या करेगा, वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन करेगा, कभी कोवलेंट इंटरेक्शन नहीं शो करेगा। तो सबस्ट्रेट आधा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक एंड आयनिक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें तो कोई बुराई है नहीं, तो गलत नहीं होगा। नाउ, सबस्ट्रेट concentration does not affect the rate of the enzyme catalyzed reaction। अरे बेटा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे पास 5 एंजाइम थी, ठीक है, 5 तुम्हारे सबस्ट्रेट थे। तो यहाँ पे तुम्हारा टर्नओवर रिएक्शन तो क्या होगा, 5 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन अगर तुम 10 प्रोडक्ट डालते हो, 20 तुम सबस्ट्रेट डालते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो ये वाला तो डज नॉट अफेक्ट वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। नाउ पिक द कॉम्बिनेशन विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तुम्हारा ए बिल्कुल गलत है तुम्हारा, और तुम्हारा डी बिल्कुल गलत है। तो जो आंसर हो जाएगा फोर्थ विल बी राइट वन, बिल्कुल गलत है ए और डी। तो इस चीज को याद रखना है, सबस्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन बेटा अफेक्ट करती है, रेट ऑफ एंजाइम की जब मैं बात करूंगी तो वहां पे वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो ये तुम्हारे आई थिंक आज के क्वेश्चन थे, क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम हो चुका है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं तुम्हारी क्लासेस का। तुम्हारी देखो संडे को क्लास होने वाली है, जहाँ पे मैं अनअकैडमी पे आपको संडे क्लास लेने वाली हूँ। ये जो क्लास होगी 10 बजे होगी,
जहाँ पे मैं आपको यूनिट 9 का जो एनिमल क्लासिफिकेशन बेटा वो कंप्लीट कराने वाली हूँ। जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनके पास भी अनअकैडमी ऐप नहीं है, आपको करना क्या है, आई थिंक प्ले स्टोर सबके पास में होगा, ठीक है। आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है। पहले आपको लॉगिन करना होता है, अपना ईमेल आईडी जर्नल डालना है, लॉगिन करना है, नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, नंबर डालने के बाद में आपका पूरा खुल जाएगा। आपको फिर कुमकुम गौतम सर्च करना है, फॉलो कर लेना है। अब जैसे आप कुमकुम गौतम सर्च करोगे, आपको मेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी। वहां पे क्या होगा, आपको स्पेशल क्लासेस लिखा आएगा, स्पेशल क्लासेस लिखा आएगा, ठीक है, ये लिखा आएगा। आपको क्या करना है, वहां पे कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर देना है, KUM 10 कोड अप्लाई कर देना है। और आप कुमकुम 10 जैसे कोड अप्लाई करेंगे, आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस वहां पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, एक अंडर अंडर वन सब्सक्रिप्शन यू विल गेट ऑल द क्लासेस ऑफ द टॉप एजुकेटर जो आपको CSI के लिए पढ़ाते हैं। आपको सारे क्विजेस मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, सारे बैचेस आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपका जो पहला बैच है 8 जनवरी वाला तुम्हारा रिलीज कर दिया गया है, जहाँ पे ज्योति मैम पढ़ाने वाली है, आरती मैम पढ़ाने, खुशबू मैम पढ़ाने वाली है। तो आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है। तो कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। आपका 25 दिसंबर के बाद काफी प्राइस बढ़ने वाला है, तो जिन बच्चों ने भी क्लासेस ज्वाइन करनी है वो खुद को अभी एनरोल कर सकते हैं। आपका तो अगर अभी एनरोल कर लेंगे तो पैसे भी तुम्हारे कम जाएंगे, बाद में तुम्हारे काफी ज्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा। बेनिफिट्स की बात करती हूँ, मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन में, डाउट सेशन होते हैं, नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा टीचर स्टूडेंट के बीच में, प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज, होमवर्क, ये सारी के सारे जो क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर जो बेनिफिट्स है वो तुम्हारे प्लस पे आने के बाद तुम्हें मिलते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, ठीक है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। So today is the day to get your subscription. By now, new batches are coming soon and start your preparation today to the crack the CSI UGC net. और आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप में प्लस कोर्सेज ज्वाइन करना अगर चाहते हो तो कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है, सिंपली फिर चूज करना होता है कि 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। तो 6 मंथ्स का अमाउंट होता है 9,450, 12 मंथ्स का होता है 11,550, 12 मंथ्स का 24 मंथ्स का होता है 16,800। आप एक रेफरल कोड भी यूज कर सकते हो, जो रेफरल कोड है बेटा कुमकुम 10 है, KUM 10 है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाता है, और अबाउट 10,395 रुपीज जो आपको पे करने होते हैं। तो कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। देन आपको पेमेंट करना होता है, डेबिट कार्ड हो गया, EMI हो गया, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है, आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। आपको अबाउट 866 रुपीज पर मंथ पड़ता है, तो आप ऐसे भी इसको पे कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। अगर आपको फ्री वाली क्लासेस लेनी है तब भी आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस पे आना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद 10% ऑफ आपको प्रॉपरली मिल जाता है। यूट्यूब पे अगर कोई बैच नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।